एयर से रिएक्ट करने के बाद उस केमिकल को, मतलब हाइड्रोकार्बन के कंबसन से जो भी पार्टिकल निकल के एयर से कंबाइन हुआ, और जब वो एयर से कंबाइन हो रहा है तो उस केमिकल को क्या बोला जा रहा है? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और जैसे जैसे इनकम्प्लीट कंबसन बढ़ता जाता है वैसे वैसे इन माइक्रो पार्टिकुलेट का जो अमाउंट है वो इन्वायरमेंट में इंक्रीज होता जाता है, और एक तरीके का और एक केमिकल बनता है दैट इज कॉल्ड द टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, और जनरली इसको इंजन की जगह पे यूज किया जाता है। ये एक वोलेटाइल सब्सटेंस होता है। वोलेटाइल मींस जो वेपराइज हो जाए, और ये एनवायरनमेंट में मिक्स होके पॉल्यूशन को क्या करता है? क्रिएट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे पर्टिकुलेट बताया जा रहा है सूट। ये सूट क्या होता है? देखिए, जनरली कार्बन का नेचर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ये स्मोक के साथ या एयर पार्टिकल के साथ रिएक्ट करता है, तो उसी को सूट के फॉर्म पे क्या किया जाता है? इंडिकेट किया जाता है। आप सभी देख रहे हैं जो हमने स्मोक पढ़ा, डस्ट पढ़ा, फ्यूम्स पढ़ा, ये सभी रिलेटेड एक ही तरीके से हैं, बस उनका नाम अलग अलग दिया गया है। मेटल से अगर ऑक्साइड्स निकल के एयर में मिक्स हुआ तो फ्यूम्स बोला जा रहा है। डस्ट किसको बोला जा रहा है? इंडस्ट्रियल या ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू जो जनरेट हो रहा है, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन की बात की जाए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की बात की जाए, लैंडस्लाइड की, या फिर विंड ब्लोइंग की बात की जाए तो इससे डस्ट जनरेट होगा। फ्लाई एश का पॉल्यूशन कोल इंडस्ट्रीज से आफ्टर कंबसन ऑफ अ कोल जो भी एश बचता है उससे जनरेट हुआ। ऑर्गेनिक पर्टिकुलेट, ऑर्गेनिक जो भी हमारे केमिकल्स होते हैं उनके कंबसन से जो निकला वो एयर से मिक्स होके जनरेट कर रहा है। सूट क्या है बोला जाएगा? तो ये भी एक तरीके का पॉल्यूटेंट है जिसको माइक्रो पार्टिकुलेट बोला जाता है। और ये भी जितने भी हमारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनके इनकम्प्लीट कंबसन से ही जो भी कार्बन जनरेट होगा उसी को हम सूट के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करने का काम करता है? पॉल्यूट करने का काम करता है। इसके बाद है मिस्ट। ठीक है, आप सभी जानते हैं वाटर वेपर, जिसको मॉइस्ड एयर आप बोल सकते हो। एयर में कभी कभी ऐसा होता है ठंडी ठंडी जो हवाएं चलती हैं, दैट मीन्स उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसी वाटर वेपर का जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स का फॉर्म होता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट किससे एयर से मिक्स हो जाता है, तो तब हम उसको मिस्ट के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं। ये किस तरह का दिखता है? तो जो फोग होता है उसी की तरह का ये दिखता है, और इसमें कुछ कुछ एसिड्स प्रेजेंट होते हैं लाइक H2SO4 HNO3। ऐसा क्यों? बिकॉज जो एयर है उसमें कोई भी गैस हो सकती है। यहाँ पे इस एसिड के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा एयर था उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारा गैसेस था। ये गैसेस जब वाटर वेपर से रिएक्ट किया तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना, जिसकी वजह से मिस्ट में ये एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये एक फोग की तरह स्मॉल पार्टिकल होता है जो कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने का काम करता है। तो ये सारे हमारे माइक्रो क्या हो जाएंगे? पार्टिकुलेट्स हो जाएंगे, जिसमें आपका स्मोक, मिस्ट, फ्यूम्स और डस्ट, ये चारों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चारों को पढ़िएगा। डिफरेंस क्या है चारों में? फ्यूम्स हमारे मेटल से जनरेट होता है, डस्ट पार्टिकल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के थ्रू, मिस्ट कैसे? वाटर वेपर का एयर से मिक्स होना, पॉल्यूटेड एयर से, और स्मोक बर्निंग ऑफ अ ऑर्गेनिक मैटर से जनरेट होता है। इन चारों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। अब देखते हैं कि इसका हार्मफुल यूजेस क्या है, या फिर हार्मफुल इफेक्ट क्या है, सॉरी। तो और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? तो सबसे पहले जो भी हमारा सनलाइट होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सनलाइट ऑब्टेन ड्यू टू द, जब इन्वायरमेंट पे जनरेट होता है, जैसे अभी का मौसम आप देखेंगे तो इसमें बिल्कुल भी आपको सनलाइट देखने को अभी नहीं मिल रहा है। तो इसका मेन रीजन क्या है? एनवायरनमेंट का पॉल्यूट होना, दैट इज कॉल्ड द हेजीनेस ऑफ द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है, जब पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो आई में क्या होने लगता है? इरिटेशन, जलन होने लगती है, और इसके अलावा कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये लंग्स तक पहुंच जाता है पॉल्यूटेड स्मोक तो, या फिर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें प्रॉब्लम
हाँ चलिए, तो क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम आपको लग सकती है। नेक्स्ट है आपका सिलिकोसिस डिसीज। ये भी एक डिसीज का नाम है जो कि सिलिकॉन के माइक्रो पार्टिकुलेट्स के थ्रू ये डिसीज हमारे बॉडी पे क्या करता है, अराइज करता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है आपकी बॉडी को, जनरली intestine को। In the form of a smoke, colloidal particles of a carbon act as a adsorber for other pollutants and cause pollution into the atmosphere। वही चीज बताई गई है, जो स्मोक है, मिस्ट है, डस्ट है, फ्यूम्स है, ये सभी एक कोलॉइडल पार्टिकल्स की तरह ही बिहेवियर करेंगे, जो कि पॉल्यूटेंट्स के फॉर्म पे जनरेट होके एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करने का काम करते हैं, अगर ये एब्सॉर्ब कर लिए जाएं एयर सरफेस के थ्रू तो। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले जो हमारे इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें जो चिमनीस लगाई जाती है जिसमें से ये गैस निकलती है, वो काफी हाई लेवल पे लगाई जानी चाहिए। इसके अलावा माइक्रो पार्टिकुलेट्स का जो विड्रॉइंग प्रोसेस होता है, उसको विड्रॉ करने से पहले क्या करना चाहिए, ट्रीट कर लेना चाहिए, ताकि नेचर में किसी भी तरीके का जो पॉल्यूशन है वो जनरेट ना हो। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ जो आप वाटर सॉल्युबल गैसेस इवॉल्व करते हो, जैसे स्मोक हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, या फिर वोलेटाइल गैसेस जो होती हैं, ये वाटर सॉल्युबल अगर हुई तो इससे ज्यादा प्रॉब्लम जनरेट नहीं हो सकता नेचर पे। ठीक है, तो ये सारे प्रिवेंट के तरीके होते हैं जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स को लेके, सबसे पहले कैसे, हाइजीनिस इन इंडस्ट्रीज आपको यूज करना चाहिए। माइक्रो पार्टिकुलेट्स को विड्रॉ करने से पहले उसको एक बार ट्रीट कर लेना चाहिए, और जितने भी आपके पॉल्यूटेड चीजें निकल रही हैं, कोशिश करनी चाहिए कि वो वाटर में ही सॉल्युबल हो जाए, वो नेचर तक एंड इन अ स्मोक फॉर्म या फिर मिस्ट या फ्यूम्स के फॉर्म पे नेचर तक ना जा पाए। तो इन तरीकों से हम इन माइक्रो पार्टिकुलेट्स को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेल्थ इफेक्ट ऑफ अ पॉल्यूशन दिया हुआ है, इस टेबल को एक बार देख लीजिएगा कि आपके एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, इन सभी या सॉइल पॉल्यूशन की वजह से कैसे ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, कौन कौन से ऑर्गन पे ये इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे एसिड रेन। आप सभी जानते हैं कि CO2 हमारे एटमॉस्फेयर के सराउंडिंग एरिया में प्रेजेंट है काफी एक्सेस क्वांटिटी में, और ये किस वजह से, बिकॉज व्हीकल्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा है और उसके कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस निकलती हैं, और इसी वजह से एटमॉस्फेयर में इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। बट वेरियस टाइप ऑफ गैसेस भी इसके साथ में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड किसी अनदर गैस के साथ रिएक्ट करके कोई अनदर केमिकल बना लेगा। ठीक है, तो ये अदर गैसेस कौन कौन सी होती हैं, लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसी तरीके से नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रिक, नाइट्रस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और उसके टोटल 5 ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं, आपने पढ़ा है चैप्टर 1 पे। ये सारे हमारे एटमॉस्फेयर के सराउंडिंग एरिया में प्रेजेंट होते ही हैं। ये जनरली इंडस्ट्रीज से, व्हीकल से, थर्मल पावर प्लांट से निकलते हैं और निकलने के बाद एयर में मिक्स हो जाते हैं। जब ये ऑक्साइड्स एयर के रेन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, रेन वाटर अब क्या होता है, देखो इन समर सीजन जो हॉट वेदर होता है उसकी वजह से रिवर वाटर, पॉन्ड वाटर और लेक वाटर क्या हो जाएगा, सनलाइट के कांटेक्ट में जो वाटर का सरफेस है वो आएगा, फिर वो सरफेस वाटर वेपर के फॉर्म पे एवापोरेट हो जाएगा। एवापोरेट होके वो कहाँ जाता है, स्काई के साइड पे ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद वो वाटर ड्रॉपलेट कैसा होता है, हल्का होता है। हल्का होने की वजह से वो गिरेगा नहीं। ठीक है, जब तक वो भारी नहीं हो जाता वहां के एटमॉस्फेरिक कंडीशन से रिएक्ट करके, कहाँ के, एटमॉस्फेयर के। ठीक है, तो जैसे ही वैसा रिएक्शन उसने कर लिया, अब वो वाटर ड्रॉपलेट्स वहां तक तब तक रहेगा, क्लाउड के फॉर्म पे वो रहता है। क्लाउड के फॉर्म पे वो इधर उधर अपर सरफेस ऑफ ओवर अर्थ ट्रैवल करता रहता है। ट्रैवल करते करते किसी अनदर पार्टिकल के कांटेक्ट में आया
तो वो क्या हो जाता है, कंडेंसेशन आप बोल सकते हो, कूलिंग का प्रोसेस, मतलब उसका भारी होना। और जैसे ही वो भारी हो गया, वो कौन से फॉर्म पे नेचर पे आएगा, रेन के फॉर्म पे आएगा। यही रेन रिएक्ट करती है किसके साथ, ये जो गैसेस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सभी के साथ ये वाटर रिएक्ट करता है। कहाँ पे, एटमॉस्फेरिक लेवल पे। जब ये एटमॉस्फेरिक लेवल पे रिएक्ट करेगा इन गैसेस के साथ वाटर, तो वो 3 टाइप ऑफ एसिड बनाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। देयर फॉर्मूला इज H2CO3 and how to form water molecule are react with CO2, then they form H2CO3 and these acid are called कार्बोनिक एसिड। ठीक है, इसके बाद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड किससे रिएक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल आर रिएक्ट विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देन दे फॉर्म HNO3 एंड देयर नेम इज अ नाइट्रिक एसिड। इसके बाद आपका सल्फर डाइऑक्साइड से अगर वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, ट्राई एसिड से रिएक्ट करेगा तो एक अलग सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। ठीक है, तो ये सारे एसिड्स जब वाटर में मिक्स हो गए, मिक्स कैसे हुए, वाटर से इन एसिड्स का रिएक्शन हुआ एटमॉस्फेरिक लेवल पे, ऑक्साइड्स का सॉरी, और फिर ये एसिड में कन्वर्ट होके कहाँ पे आता है, नेचर पे आता है। और इसी को हम किस फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं, एसिड रेन के फॉर्म पे। एसिड रेन इन अ मैक्सिमम क्वांटिटी में आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, पूछा जाएगा तो ऐसे एरियाज जो कि लार्ज इंडस्ट्रीज, जहाँ पे काफी ज्यादा क्वांटिटी पे इंडस्ट्रीज प्रेजेंट है, जैसे मथुरा का एरिया हो जाता है, आगरा का एरिया हो जाता है, यहाँ पर एसिड रेन जैसी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा प्रेजेंट है। क्योंकि इंडस्ट्री ज्यादा होगी तो गैसेस ज्यादा होंगी, गैसेस ज्यादा होंगी तो वाटर उससे रिएक्ट कर पाएगा, कम क्वांटिटी में गैसेस होंगी तो वाटर उससे रिएक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए सीजी जैसे स्टेट में कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अब आते हैं हम कि जो हमारा एसिड रेन होता है इसका क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे ही एसिड रेन हमारे अर्थ को क्या करता है, रिच करता है, रिवर वाटर, लेक वाटर, पॉन्ड वाटर, इन सभी में एसिडिटी का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही इसमें एसिडिटी का अमाउंट इंक्रीज हुआ, जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उन पे क्या पड़ेगा, हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा एसिड रेन अगर हैवी मेटल्स के साथ भी क्या हो जाता है, उनको डिसॉल्व कर देता है। ये हैवी मेटल्स एल्यूमिनियम, मैग्नीज, लेड, जिंक, मर्करी एक्सेट्रा ये सभी हो सकते हैं। और ये लेक या रिवर के सरफेस पर ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनको डिसॉल्व करके और ज्यादा उस वाटर को क्या कर देता है, पॉल्यूट कर देता है। ठीक, एक्वेटिक एनिमल्स और वेजिटेशन को हार्म तो कर रहा है, लेकिन जो मेटल सॉल्ट्स इन एसिड से रिएक्ट करके बना हुआ होता है वो भी वेजिटेशन को क्या करता जाता है, हार्म करता जाता है। सेकेंड इफेक्ट ये पड़ता है कि ये तो वाटर को तो पॉल्यूट कर रहा है, वहां के एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पर भी इफेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर लैंड पे ये पड़ता है तो सॉइल के पीएच वैल्यू को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, मतलब उसकी एसिडिटी पावर को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। 2 मिनट रुकिए। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो बताया जा रहा है, सॉइल के पीएच वैल्यू को भी ये क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, और डिक्रीज करने पर सॉइल पे क्या पड़ेगा, हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। जो प्रोडक्टिविटी क्रॉप्स का हम ग्रो करते हैं वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सॉइल का एक फर्टाइल नेचर है, उसमें चेंजेस आ गया एसिड रेन की वजह से। और उस फर्टाइल नेचर में अगर चेंजेस आ गया तो जो फूड का प्रोडक्टिविटी या क्रॉप का जो प्रोडक्टिविटी वहां पे
हो रहा था वो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इफेक्ट पड़ता है। थर्ड इफेक्ट इसमें ये बताया जा रहा है कि जितने भी हमारे आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज होते हैं, दैट मीन्स जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं जो कि बहुत पहले बनाए गए थे एंशिएंट टाइम पे, और उन एंशिएंट टाइम जो कि मार्बल से बने होते हैं, उनको भी एसिड रेन क्या कर देता है, स्लोली इन एंशिएंट स्ट्रक्चर्स को वो क्या करता जाता है, डिस्ट्रॉय करता जाता है। तो ये सारी हार्मफुल इफेक्ट हैं जो कि एसिड रेन की वजह से हमारे नेचर पे पड़ती हैं। ठीक है, तो एसिड रेन काफी ज्यादा हार्मफुल होता है और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है पूछा जाएगा, तो जो हमारे एंशिएंट स्ट्रक्चर्स हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं, इन पे ही इसका सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। और इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जो आपका आगरा का ताजमहल है, आप सभी जानते हैं, इस पे इसका हार्मफुल इफेक्ट जिसमें येलो स्पॉट पड़ते जा रहे हैं उसके मार्बल पे, इसी का रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू क्या क्या बोला जाए एक वर्क किया जाता है या प्रिंसिपल्स को यूज किया जाता है। तो इस इश्यूज को काफी सीरियसली समझा गया है और इन मॉन्यूमेंट्स को कोड करने के लिए अभी तक एक ताज होल के ट्रेपेजियम कंप्राइजिंग सिटीज ऑफ आगरा में ये मिलता है, जिसको पॉल्यूटेंट्स फ्री बनाने के लिए कुछ अदर केमिकल्स का यूज किया गया है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज होती हैं लाइक एलपीजी, सीएनजी, इनको जो फ्यूल ये यूज करते हैं उनमें कंट्रोलिंग लेवल पे ये यूज करें, इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो पाइपलाइंस होते हैं जिसके थ्रू रेगुलर गैस सप्लाई होता है, उस तरीके से गैस को सप्लाई किया जाए, ये टेक्निक्स का यूज किया गया है ताकि एटमॉस्फेरिक लेवल पर ये गैसेस ना पहुंच सके। और एटमॉस्फेरिक लेवल पर अगर गैसेस नहीं पहुंचेंगी तो वो नेचर को क्या नहीं करेंगी, पॉल्यूट भी नहीं करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें है ओजोन फॉर्मेशन एंड इट्स रिएक्शन। ओजोन हम सभी जानते हैं कि हमारे अर्थ सरफेस का 13 किलोमीटर अपर एरिया जो होता है उसको ट्रोपोस्फेरिक रीजन, और उससे ऊपर जाओगे तो क्या आ जाएगा आपका 50 किलोमीटर अबव एरिया इन अर्थ सरफेस, वो आपका स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन हो जाता है। और उस स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन पे क्या प्रेजेंट है, ओजोन लेयर। ठीक है, ये ओजोन लेयर बना कैसे है, तो ऑक्सीजन जो कि हमारे नेचर पे फ्री फॉर्म पे प्रेजेंट होता है, ये ऑक्सीजन जब सनलाइट के कांटेक्ट में आता है लाइक अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल रेस, इंफ्रारेड रेस, इन सभी के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाता है। ऑक्सीजन अगर डिसोसिएट होगा तो ये क्या बनाएगा, एक एटॉमिक ऑक्सीजन बनाएगा, फ्री फॉर्म जिसको बोला जाता है या इंडिपेंडेंट फॉर्म बोला जाता है। यही ऑक्सीजन जब कंबाइंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा तो क्या बना लेता है, ओजोन बना लेता है। तो आप सभी जानते हो कि सारे के सारे ऑक्सीजन एक साथ तो फ्री फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे, कुछ ऑक्सीजन ऐसे होंगे जो कंबाइंड फॉर्म में होंगे, कुछ ऑक्सीजन ऐसे होंगे जो फ्री फॉर्म या इंडिपेंडेंट फॉर्म में होंगे। तो जो कंबाइंड फॉर्म का ऑक्सीजन होता है वो फ्री फॉर्म के ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा। क्यों, क्योंकि फ्री फॉर्म का ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा एक्टिव होता है। एक्टिव होने की वजह से आसानी से वो कंबाइंड फॉर्म या मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट क्या बना लेता है, ओजोन। लेकिन अगर यही सनलाइट प्रेजेंट ना हो तो ये इस प्रोसेस को नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का डिसोसिएशन तभी पॉसिबल है जब उसको क्या मिले, टेम्परेचर मिले। और टेम्परेचर उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, सनलाइट प्रोवाइड कर रहा है। कौन से फॉर्म पे, अल्ट्रावायलेट रेस के फॉर्म पे। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस दे आर डिसोसिएट इन अ एटॉमिक ऑक्सीजन एंड दीज एटॉमिक ऑक्सीजन आर रिएक्ट विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, देन दे फॉर्म ओजोन। ठीक है, जिसको हम स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन पे बोलते हैं। और अप्रोक्स इन स्ट्रेटोस्फियर 0.001% ओजोन जो है वो क्या है, प्रेजेंट है, जिसको लगभग 10 ppm मतलब 10 पार्ट्स पर मिलियन के इक्वल माना जाता है। एटमॉस्फेरिक रीजन पे कितने ppm जो ओजोन है वो प्रेजेंट है पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, 10 ppm। और इसका रिएक्शन कैसे होता है आपने देख लिया। ये ओजोन भी वहां पर एक स्टेशनरी कंडीशन या फिर
स्टेबल कंडीशन में नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये भी डिसोसिएट होता है कंबाइंड फॉर्म में, फ्री फॉर्म में, मतलब नेचर में एक साइकिल चल रहा है और इस साइकिल की वजह से ओजोन बनता भी है और जब कुछ चेंजेस आते हैं तो डिसोसिएट भी होता जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे ओजोन लेयर, ये लेयर क्या करता है, ओजोन का जो लेयर है ऊपर ही जो अल्ट्रावायलेट रेस है, विजिबल रेस है या फिर इंफ्रारेड रेस है, उनको रोक लेगा क्योंकि वो ओजोन बना रहा है वहां पर। लेकिन अगर वहीं पर ये ओजोन लेयर नहीं बना तो ये रे कहाँ आएगी, उस लेयर से नीचे आएगी। नीचे कहाँ पे, एटमॉस्फेयर, अर्थ पे। और जब ये रेस अर्थ पे आती हैं तो ह्यूमन बींग्स पे भी क्या डालती हैं, हार्मफुल इफेक्ट डालती हैं। तो ये ओजोन लेयर डिप्लीट कैसे हो रहा है, ह्यूमन नेचर की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज की वजह से। तो इस वजह से ये बोला जाता है कि ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, उसका डिप्लीशन नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारी पॉल्यूटेड रेस होती हैं उनको अर्थ पे आने नहीं देता, उनसे हमको या अर्थ को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। और ये प्रोटेक्शन किससे है, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड से है, जिसको IR और UV के फॉर्म पे आप जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि सन से कितने टाइप की रेस आती हैं, 3 टाइप्स ऑफ रे, दैट इज अल्ट्रावायलेट, UV एंड IR, ठीक है, सॉरी अल्ट्रावायलेट, विजिबल और IR, ठीक है। अल्ट्रावायलेट जिसको UV बोला जाता है, इंफ्रारेड जिसको IR बोला जाता है, और विजिबल जो धूप हम तक आती है वो कौन सी रे है, विजिबल। तो दोनों जो UV और IR है उसको ओजोन रोक देता है और सिर्फ अर्थ में क्या आता है, विजिबल रे आता है, जो कि हमारी बॉडी को हार्म नहीं करता। इससे बॉडी को विटामिन D मिलता है जो हमारे लिए यूजफुल होता है, ठीक। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए कौन कौन सी गैसेस क्या हैं, जिम्मेदार हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, आप सभी इंग्लिश की क्लास अटेंड करिएगा 11:30 बजे, ठीक। चलिए।